ये चालू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कोर्स ग्रेन सॉइल का कैसे एनालिसिस किया जाता है, पार्टिकल साइज एनालिसिस, ये हमने सीखा। ग्रेवल का कैसे किया जाता है, सैंड का कैसे किया जाता है, सीव एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस उसे हम कहते हैं, तो वो चीज हमने देखा। कौन कौन से साइज ऑफ सीव को ग्रेवल के केस में यूज करते हैं, किस साइज ऑफ सीव को हम सैंड के केस में यूज करते हैं, ये चीजें हमने देखे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे फाइन ग्रेन सॉइल एनालिसिस, जो कि किया जाता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, दिस कंसेप्ट इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस को समझने से पहले हमें एक बार स्टोक्स लॉ को समझना होगा। स्टोक्स लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये आपको 3 सब्जेक्ट में काम आता है। कौन कौन सा? सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस में काम आ जाएगा स्टोक्स लॉ। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको स्टोक्स लॉ काम आती है। फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, जहां पर हम ग्रिड चैम्बर वगैरह डिजाइन करते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं, है ना, तो वहां पर स्टोक्स लॉ फिर आपको काम आते हैं। तो दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लॉ मैं यहाँ पर एक बार समझाऊंगा, फिर फ्लूइड में समझाऊंगा, फिर एनवायरमेंट में समझा रखा हूं, है ना। तो आप 3 बार समझोगे, मतलब हैबिचुएटेड हो जाओगे इससे। कहने को मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब कितने परसेंट के किस साइज के पार्टिकल हैं फाइन ग्रेन में, ये चीज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसके तहत हमारे पास 2 मेथड है, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। हम दोनों मेथड को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मैं स्टोक्स लॉ आपको समझाता हूँ। ओके, तो चूंकि ये लॉ, ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, तो हम पहले स्टोक्स लॉ को समझ लेते हैं। तो लिखिए, 2 लाइन लिखिए, हेडिंग डालिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। लिखिए, इट इज डन फॉर सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले दैट इज सॉइल फ्रैक्शन हैविंग लेस देन 75 माइक्रोन साइज। 75 माइक्रोन से जो छोटे होते हैं उसी को हम फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं, है ना। तो जो सॉइल पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे हैं, उन्हीं उन्हीं का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, मतलब सिल्ट एंड क्ले फ्रैक्शन। नाउ ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिए, द एंटायर सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। नाउ व्हाट इज स्टोक्स लॉ? चलिए इस लॉ को समझ लेते हैं, क्योंकि जब पूरा का पूरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस ही आपका इस लॉ पर बेस्ड है, तो ये लॉ हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, व्हाट इज सेडिमेंटेशन लॉ। लेट्स सपोज कि आप एक इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम को कंसीडर करिए। आई एम कंसिडरिंग ए इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम। इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम के बारे में अगर सोचना है तो यू कैन थिंक अबाउट ए सी। एक समंदर सोचो, सोचो कि समंदर है ना। ये क्या है आपका? ये एक समंदर है, ऐसा सोचिए। एक मिनट में इसको ब्लू कलर रंग दूं। ओके, तो ये एक इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम है, जैसा कि एक समंदर। अब इसमें इमेजिन करिए, एक कोई सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है। और सॉइल का पार्टिकल का जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल शेप मैंने बताया था, क्या बताया था? स्फेरिकल। तो एक कोई सॉइल का स्फेरिकल पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये एक स्फेरिकल पार्टिकल है जो इस इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम में फॉल कर रहा है, डूबते जा रहा है, सेटल होते चल रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, वो बिहेवियर इमेजिन करो। इनिशियली ये देखा जाता है, जब जैसे मान लो अभी समंदर का ये सतह है, जैसे तुमने पार्टिकल छोड़ा, इनिशियली वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी गति बढ़ते बढ़ते जाएगी। एक्सेलरेट करेगा मतलब उसकी गति बढ़ते बढ़ते जाएगी। बट कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मतलब कुछ समय बाद वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करेगा, जिस स्टेट में उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे डूबते हुए चलेगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स। तो यही है स्टोक्स लॉ। समझ में आ रहा है? ओके, स्टोक्स लॉ का कहना है कि इफ ए पार्टिकल falls in an infinite fluid medium, then it achieve equilibrium state. Okay, and in this state the settling velocity of particle is constant, which is called as vs, मतलब जो कि जिसको हम vs बोलते हैं। यही आपका है स्टोक्स लॉ। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। तो जैसे इनिशियली ये एक्सेलरेट करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद
इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी खत्म, ये पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस स्फेरिकल पार्टिकल का, तो इसकी वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट के करस्पॉन्डिंग मैं चीजें बता रहा हूं। इसका पार्टिकल का जो सीजी है वहां से नीचे वेट लग रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पार्टिकल के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी एफबी। इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स एफटी। ड्रैग फोर्स क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में और डिटेल में हम पढ़ेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर एक फोर्स फ्रिक्शन के कारण, है ना, उसी को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और बॉयंसी फोर्स तो जानते हो क्या होता है, ये भी फ्लूइड का ही पार्ट है। ओके, बॉयंसी फोर्स वैसे हमने हाल फिलहाल अभी कहीं ना कहीं, हाँ यही इसी 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 सॉइल मैकेनिक्स में जहां सबमर्ज यूनिट वेट निकाल रहे थे वहां पर मैंने आपको बता रखा है बॉयंसी फोर्स क्या होता है, ठीक है। ड्रैग फोर्स वगैरह हम फ्लूइड मैकेनिक्स में और डिटेल में देखेंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि सरफेस पे फ्रिक्शन लग रही है, मतलब ये पार्टिकल है, इसके सरफेस पे नियर बाय जो वाटर है वो एक फ्रिक्शन लगा रहा है, दैट इज योर ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब ये ड्रैग फोर्स अगर पार्टिकल लिक्विड में है तो हो सकता है, अगर पार्टिकल एयर में है तो एयर जो नियर बाय सराउंडिंग एटमोस्फियर है वो भी ड्रैग लगा सकता है। समझ में आ रहा है, फ्लूइड दो तरह का होता है, गैस एंड लिक्विड, बोथ आर फ्लूइड, समझे। तो ये आपका ड्रैग फोर्स, जैसे एरोप्लेन पे ड्रैग लगती है, वो जो नियर बाय एटमोस्फेरिक मास है वो लगाती है ड्रैग फोर्स, समझ में आ रहा है। मोशन के अपोजिट में लगता है ड्रैग फोर्स, जैसा फ्रिक्शन नहीं लगता है कि जैसे गाड़ी चलता है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रही होती है पहियों के नीचे, वही सेम चीज यहाँ पर है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज योर ड्रैग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द पार्टिकल। नाउ, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट यहाँ पे बन के आती है वो स्टेटमेंट को पहले हम लिख लेते हैं। स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट, इसको मैं एक काम करता हूं, आप इसको लिखना, मैं यहाँ बगल में इसको लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इधर से। तो ये है आपका स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट, पढ़िए और लिखिए पहले। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इफ ए स्फेरिकल पार्टिकल, अंडरलाइन करने वाली चीज है, इफ ए स्फेरिकल पार्टिकल, स्टोक्स साहब ने कंसिडर किया, falls through what infinitely large medium of fluid, infinitely large medium of fluid, then it achieves constant terminal velocity called as settling velocity, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं vs से, and it is constant, this is the thing what we need, ये टर्म, ये शब्द, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट समझाया, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो सेटल कर रहा है इन दैट इन्फिनाइट फ्लूइड मीडियम, इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी vs, वो है कांस्टेंट। तो इस क्यों वो कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि उसका बेसिक रीजन मैंने क्या बोला, इनिशियली पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था विद सम एक्सेलरेशन a और नियर बाई g, एक्सेलरेट कर रहा था तो उसकी गति बढ़ते बढ़ते जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचते पहुंचते इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया 0, समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, ये हो गया 0, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव आपका 0 होता है, समझ में आ रहा है। ए क्या है, ए इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, रेशन ऑफ द पार्टिकल, पूरा फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स। ये थ्योरी वगैरह ना ये पढ़ने में समझने में बहुत मजा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट के करस्पॉन्डिंग, इस इक्विलिब्रियम स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, फोर्स बैलेंस इक्वेशन उस पार्टिकल के लिए, तो क्या डायग्राम देखो, मैं लिख सकता हूं W इक्वल टू योर बॉयंसी फोर्स FB प्लस ड्रैग फोर्स FD, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन। और एक चीज यहीं से देखिए, ये अब ये इक्वेशन मैं क्यों लिख पा रहा हूं कि ये दोनों इक्वल क्यों होना चाहिए, ये दोनों अगर इक्वल हो रहा है इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है
इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हो रहा है 0। तो ये लॉजिक कहां से निकल गया कि पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स हो रहा है 0। नोट, इसको नोट में लिखो, या फिर बगल में यहीं पे इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करिए। ये इस तरह, दिस इज योर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन किधर से आई? फॉर द पार्टिकल, फॉर द पार्टिकल। ये कैसे आ गई, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, चूंकि एक्सेलरेशन हो गई 0, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मास किसी भी पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है ये, है ना। दिस इज व्हाट, मास ऑफ द पार्टिकल। मतलब 2 kg, 3 kg, 1 kg, 1 ग्राम, जो भी है कांस्टेंट है, 0 तो नहीं है वो पार्टिकल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, तभी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। दिस इज द इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकल के आती है। ठीक है, इसी इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, या एनलार्ज्ड फॉर्म ये है ऊपर वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो वो हमने फोर्स बैलेंस दिखाया बॉडी के ऊपर, कि वेट उसके सीधी से डाउनवर्ड लग रहा होगा, उसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लग रहा है, और पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एक ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके एफ नेट ऑन द बॉडी मस्ट बी 0, ये कंडीशन वैलिड होगा। समझ में आ रहा बात? तो यहां तक यही। अब इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला वगैरह निकल के आती है वो निकल जाती है, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखोगे, या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में देखोगे, या यहाँ पर देखो। हमारे जरूरत के हिसाब से हम इक्वेशंस बना लेते हैं। देखिए कैसे। अब यहां से लिखिए, एफ बी क्या होता है, ये नोटेशंस को लिखिए। एफ बी इज योर बॉयंसी फोर्स, एफ डी मतलब ड्रैग फोर्स, डब्ल्यू इज योर वेट ऑफ द पार्ट। वेट हम कैसे निकालते हैं, एम जी, है ना, ये होता है वेट का फॉर्मूला। एम को कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल का अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्या, मास डेंसिटी। तो लेट्स सपोज उस पार्टिकल का मास डेंसिटी मालूम है, रो सॉलिड मालूम है, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इज योर एम, ठीक है, इनटू जी। इस तरह से हम वेट ऑफ द पार्टिकल बता सकते हैं। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के यहाँ पे स्फेरिकल है, मतलब पाई डी क्यूब अपन 6, यही होगा उसका वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रहा बात? स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई डी क्यूब बाई 6। नाउ buoyancy फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, buoyancy फोर्स इज व्हाट, इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ओके, ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल कितना, एक स्फेरिकल पार्टिकल है डी डायमीटर का, उसका वॉल्यूम पाई डी क्यूब बाई 6, है ना। और यहाँ पे फ्लूइड किया था अपने केस में पानी, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वॉल्यूम पाई डी क्यूब बाई 6 कितना होगा, पाई डी क्यूब बाई 6 वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू। ऐसे आप बुयांसी फोर्स निकाल सकते हो। उसी तरह से अपने पास ड्रैग फोर्स का भी अलग एक फॉर्मूला होता है, बाय यूजिंग दैट। अभी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला को क्लीन, मतलब उतना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं अभी बताना सर चालू करूंगा तो ये सॉइल का टॉपिक से फ्लूइड का टॉपिक चला जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग समझनी है, प्रोजेक्टेड एरिया समझनी है, तो वो वहीं पर समझने में अच्छा लगता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते 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 उसकी फ्लो बनती है। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा होगा कोई बात नहीं, हमने पढ़ा के रखा है। चैनल के ऊपर जाएंगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें सारा का सारा डिटेल स्टार्टिंग टू ए टू जेड हमने कंप्लीट करके रखा है, निःशुल्क, मजा आ जाएगा। वो भी पढ़ सकते हो। ऐसे न्यू फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लासेस भी चलेंगे, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस फॉर्मूला को कंप्लीटली डिराइव नहीं करूंगा, जो एक फॉर्मूला मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका डेरिवेशन करेंगे। लेकिन जो डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करने के बाद ये फॉर्मूला निकल के आती है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है।
इस इक्वेशन में ये W इक्वल टू एफ बी प्लस डी, एफ डी ड्रैग फोर्स, ठीक है, जो हम पुट करेंगे, जिसमें एफ बी कैसे निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, ऐसे बोला मैंने, ये सब डेटा यहाँ पे पुट करेंगे और उस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है इस तरह का, वी एस इक्वल टू जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी का टर्म किधर आ जाता है, तो जो ड्रैग फोर्स वाला है ना, ड्रैग फोर्स वाला इक्वेशन, उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, समझ में आ रहा है, ड्रैग फोर्स वाले फॉर्मूला में वेलोसिटी आ जाती है, तो वहां वो वेलोसिटी को हम इक्वेट करके इस तरह से हम रिजल्ट पुट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार फॉर्मूला इट इज, ठीक है, ये याद कर लो, या याद नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, याद कर लेना ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि यहां से हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताएंगे, जब हम यहां तक तो डिराइव करेंगे ही करेंगे, प्लीज उसके बाद यहां से अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके फिर न्यू न्यू फॉर्मूला हम बनाते हुए चलेंगे, समझ में आ रहा है। तो यही आपको बेसिक इंपॉर्टेंट जड़ वाला फॉर्मूला, जो रूट फॉर्मूला, वो है ये, तो ये आप ध्यान रखना, वी एस इक्वल टू जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। इसमें जीएस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर उसको आप, किलो न्यूटन है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। डी क्या है, डाया ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल, जीएस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, वीएस क्या है, इंपॉर्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या फिर इसको कभी कभी, जैसे वो टर्म था टर्मिनल वेलोसिटी, आप टर्मिनल वेलोसिटी भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, ऐसा कुछ हिंट दिया होगा तो समझ जाओ वो सेटलिंग वेलोसिटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नाउ ये उसका और दूसरा वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है, वी एस इक्वल टू जी एस माइनस वन, यही गामा डब्ल्यू जो था उसी को मैंने रो डब्ल्यू जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और गामा डब्ल्यू इक्वल टू रो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इस तरह से भी ब्रेक डाउन करके आप मास डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर सीधा यूनिट वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर्मूला को, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, न्यू, यहाँ पे जो ये जो न्यू मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज ए स्पेशल थिंग, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसमें ये जो पार्टिकल है ये सेटल कर रहा है, उस पार्टिकल, उस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी क्या है। जो विस्कोसिटी है ये दो तरह का होता है, एक जो यहाँ पे देख रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी, और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी फ्लूइड की टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखोगे स्टार्टिंग जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर है, वहां पे इन सब चीजों को ही पढ़ाया जाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो समझ के रखा होगा। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, विस्कस विस्कस विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जो जितना गाढ़ा होगा जो फ्लूइड, उसका विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, पानी ले लो और माड़ ले लो, माड़ मतलब जो चावल बनाते हो, चावल से स्टार्च निकलती है, वो वाला चीज ले लो, और एक नॉर्मल पानी ले लो, इन दोनों में विस्कोसिटी किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर स्टार्च का विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका गाढ़ापन ज्यादा है। उसी तरह से आप पानी ले लो, बिटुमिन ले लो, बिटुमिन भी तो गर्म जब होती है, हॉट बिटुमिन तो फ्लो करती है कि नहीं, उसका भी अपना एक, वो फ्लो कर रही है, मतलब फ्लूइड है, और लेकिन गाढ़ापन है उसमें, तो वो विस्कोसिटी है उसका, समझ में आ रहा है, वो विस्कोसिटी है। तो आप बोलोगे पानी और बिटुमिन के केस में कौन ज्यादा विस्कस, तो आप बोलोगे सर बिटुमिन ऑब्वियसली, वो होती है विस्कोसिटी गाढ़ापन, समझ में आ रहा है। इसका विजुअलाइजेशन जो सिग्निफिकेंस है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप और बेटर वे में समझ पाएंगे, ये शियर स्ट्रेसेस से रिलेटेड होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड होती है, तो वहां पे वो इक्वेशन डिराइव होता है, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में वो सारा चीज इसके अंदर फिर और आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप ये टर्म से इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी, न्यू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच द पार्टिकल इज सेटलिंग, क्लियर है। हमारे केस में जो यहाँ पे फ्लूइड है, इट इज आवर वाटर, ओके। कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जनरली क्या होता है, पास्कल सेकेंड, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, दैट इज योर पास्कल सेकेंड, ओके। चलिए, अब मैं कुछ यहाँ पे इक्वेशन, एक रिजल्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करता हूँ अपने केस के लिए, यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के लिए। ये जो पास्कल सेकेंड होती है, इसको अगर तोड़ोगे बाबू, आप पास्कल मतलब क्या बोला था मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड हो गया, यही हो गया ना पास्कल सेकेंड,
इसको और तोड़ो, मतलब ये केजी मीटर सेकेंड के फॉर्म में मेरे को लाना है ना। तो न्यूटन इक्वल टू क्या, फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब इस न्यूटन को मैं मास, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या, केजी, केजी लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये लिख सकता हूँ। इंटू यहाँ पे मीटर पहले, मीटर स्क्वायर पहले से है, इंटू ऊपर एक सेकेंड पहले से है। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये देखो, अच्छा ये मीटर स्क्वायर है तो ये क्या, केजी मीटर सेकेंड बच रहा है। दिस इज योर यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन केजीएस फॉर्मेट, ठीक है। नाउ इसको अगर आप, ये अभी ये एमकेएस फॉर्मेट में है, मीटर केजी सेकेंड, ठीक है, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकेंड के फॉर्म में। ये इसको अगर आप सीजीएस के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, सीजीएस के फॉर्म में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ग्राम सीएम सेकेंड। ये सेम यूनिट हम सीजीएस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं पॉइस, वन पॉइस। वन पॉइस बराबर होता है ग्राम सीएम से बाई ग्राम सीएम सेकेंड। दिस इज योर वन पॉइस, समझ में आ रहा है। नाउ अगर मैं बोलूं वन सेंटी पॉइस, इससे भी छोटा यूनिट, वन सेंटी पॉइस, तो आप क्या बोलोगे सर, वेरी सिंपल, वन सेंटी, सेंटी मतलब क्या होता है 100 बेसिकली। तो वन सेंटी पॉइस मतलब वन पॉइस को 100 से और डिवाइड कर देना आपको, मतलब वन पॉइस डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 10 टू द पावर -2 पॉइस, ये हो जाएगा आपका वन सेंटी पॉइस। मतलब 0.01 पॉइस, है कि नहीं। तो वन सेंटी पॉइस बराबर हो गया आपका 0.01 पॉइस। अब एक कन्वर्जन और देखो, मान लो आपको जो पॉइस है, मतलब ये जो पॉइस है अपना, पॉइस क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, इसको ना एमकेएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको बराबर बनाना है किसके, केजी मीटर सेकेंड के फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो मतलब इन दोनों को इक्वल करना है। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये क्या बना मेरा, ये 2 जीरो ऊपर से खत्म, 2 जीरो ऊपर से खत्म, है ना। तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि ये बराबर हो गया आपका 10 ग्राम सीएम सेकेंड। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये सब, ठीक है, मतलब 10 पॉइस, यही मतलब हुआ। तो क्या मतलब हुआ, 1 केजी 1 मीटर सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस, यही मतलब हुआ। मतलब 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 कि देखो, अगर कोई चीज, यही मतलब निकलता है, अगर कोई पॉइस में है, ठीक है, आपको विस्कोसिटी पॉइस में दिया गया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम के अंदर। तो आप क्या करो, जो भी विस्कोसिटी का वैल्यू है उससे आप 10 डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स सपोज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी जो है आपके पास वो उसका वैल्यू है, लेट्स सपोज 1, लेट्स सपोज उसका वैल्यू आपके पास 1 पॉइस, ठीक है, 1 पॉइस। इसको आपको कन्वर्ट करना है केजी मीटर सेकेंड के फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 पॉइस इक्वल टू क्या है, ग्राम
बाई सेंटीमीटर सेकेंड है। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 10⁻², सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इंटू सेकेंड। तो सेकेंड जैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/100 मीन्स 100/1000 kg मीटर सेकेंड इक्वल टू kg मीटर सेकेंड। ये यूनिट इस फॉर्म में आ रही है, मतलब ये क्या आ रही है, 1/10, बेसिकली 1/10 आ रहा है kg मीटर सेकेंड। समझ रहे हो बात को, मैं क्या किया, 1/10 kg मीटर सेकेंड। मतलब कोई चीज अगर पॉइज में आपको दिया है, उसको आपको इस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। मतलब जो यहां से अपना कॉन्सेप्ट बना, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड, यही बन रहा है। समझ में आ रहा है बात, 1 पॉइस इक्वल टू इतना, और 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस, जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने करके दिखाया, 10 इंटू समथिंग आ गया था। तो 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस। दिस इज द कन्वर्जन, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कन्वर्जन। प्लस वो सेंटीपॉइस, सेंटीपॉइस मीन्स 1/100 से डिवाइड कर देना है सीधा सीधा, तब सेंटीपॉइस में आ जाएगी रिजल्ट्स। ये कन्वर्जन समझ में आया, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए, जो वाटर होती है ना, पानी, वाटर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है हम जो कंसिडर करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी होता है, म्यू ऑफ वाटर जो होती है, ये होती है 1 सेंटीपॉइस, याद रखना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, वो होता है 1 सेंटीपॉइस। नाउ एक चीज देखो, एक चीज मेरे को बताओ, लॉजिक देखना। अभी टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अभी मान लो पानी को मैं ठंडा करते चलूं, मतलब टेम्परेचर कमाते चल रहा हूँ, ठंडा करते चलूंगा, वो धीरे धीरे बर्फ की ओर बनता चलेगा, मतलब बर्फ जैसा बनता चलेगा, मतलब गाढ़ा होते होते चलेगा, धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो रही है तो, मतलब जब गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, गाढ़ापन ज्यादा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, तो टेम्परेचर कमेगा तो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। टेम्परेचर ज्यादा अगर होगा एट द सेम टाइम, तो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी होगा कम। इसका और एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, माड़, जो स्टार्च है, वो गरम गरम चावल से माड़ निकाले हो तो पतला पतला रहता है, लेकिन उसको रख दो 1 घंटा, ठंडा जब होने हो जाएगा तो देखना कितना वो पल्पी टाइप का हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम गया, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी कम, मतलब बढ़ गया। फिर से तुम उसको गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो फिर डायनामिक, फिर वो माड़ हो जाएगा पतला, मतलब उसका गाढ़ापन हो जाएगा पतला, कम हो जाएगी, तो डायनामिक विस्कोसिटी अगेन बढ़ जाएगी। ये तो मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाया है ना, इस चीज को फिर हम लोग वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रूव भी करते हैं। ओके, तो वो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उधर वहीं पे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक विजुअलाइजेशन के तौर पे लेके चलो कि प्रैक्टिकली होता क्या है चीजें। तो पानी का ये याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, यहीं पर काम आ ही रहा है तो याद रखोगे, ये भूलोगे नहीं कभी। एट 20 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होती है, उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी होती है, वो होती है 1 सेंटीपॉइस। तो 1 सेंटीपॉइस मतलब म्यू वाटर इक्वल टू 1 सेंटीपॉइस का मतलब क्या हुआ, 1/100 पॉइस, 1/100 पॉइस, 1/100 पॉइस कहने का क्या मतलब हुआ, 0.01 पॉइस, कहने का क्या मतलब हुआ, 0.01/10 पास्कल सेकेंड, मीन्स 0.001 पास्कल सेकेंड।
ऐसा कह सकते हैं। तो ये अपना डायनामिक विस्कोसिटी होता है वाटर का एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलती है, आगे बात करते हैं। लेट्स सपोज जो अपना यहाँ पे पार्टिकल हमने कंसिडर किया जो ये इन्फिनाइट फ्लूइड मीडियम में सेटल कर रही है, वो जनरली कोई सॉइल पार्टिकल होगा, है ना। तो इनऑर्गेनिक सॉइल पार्टिकल का जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी, उसका वैल्यू जनरली होता है 2.65 के आसपास। तो हम जी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड का जो जी होता है वो जनरली 2.65 होता है, मतलब सिल्ट एंड क्ले वगैरह का। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है। तो यूजिंग दिस डेटा लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2.65 माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे, 9810, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डायमीटर ऑफ पार्टिकल मीटर में, ठीक है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल है मीटर में, इसका ले लिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 18 into coefficient of dynamic viscosity of water at that 20 degree Celsius which is your 0.001 पास्कल सेकेंड, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, वो है पास्कल सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ गया आपका 899250 डी स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी, है ना। तो ये इतना मीटर पर सेकेंड। तो इसी को अगर मैं रेड्यूस कर दूं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, तो देखो ये डी, अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे डी है इस वाले इक्वेशन में, डी आपका है मीटर में, अगर मैं डी को एमएम में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा लगेगा। एमएम में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm, सॉरी 10⁻³ mm, इतना। तो 1 mm, ओके। अगर मेरे को वो मतलब एमएम के फॉर्म में अगर इसको लिखना है, ये पार्टिकल साइज जो है डी, अगर मेरे को इसको एमएम के फॉर्म में लिखना है, मतलब मैं चाहता हूं कि डी मैं एमएम के फॉर्म में पुट करूं, ठीक है। अभी यहाँ पे डी मीटर के फॉर्म में है, तो मैं चाहता हूं कि डी मैं एमएम के फॉर्म में पुट करूं। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, तो वो पुट करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो डिवाइड में 10⁶ आ जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी आपके पास वी एस इक्वल टू 0.89250 डी स्क्वायर। ये वेलोसिटी फाइनल आंसर होगा आपका मीटर पर सेकेंड में ही, बट यहां पर जो डी आप पहले मीटर में पुट कर रहे थे, अब डी आप पुट कर रहे हो एमएम में, जो भी पार्टिकल साइज है उसको आप एमएम में पुट कर रहे हैं। तो इसको क्या रफली मैं ये वेलोसिटी वी एस इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली ये 0.899 मतलब 0.9 डी स्क्वायर नहीं कह सकता हूं। बन गया फॉर्मूला, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ रही है, यहाँ पे डी इक्वल टू क्या है, एमएम में है, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू इतना हमने ले रखा है 0.01, वाटर था फ्लूइड। क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला निकला है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग निकला है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर एज ए फ्लूइड, और जो पार्टिकल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट कंडीशन ये हमको एक फॉर्मूला बन के आई है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 0.9 डी स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पे अपना सॉइल में यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है, क्योंकि सॉइल में अपना टेस्टिंग कंडीशन वगैरह इसी के आसपास रहती है, तो हम ये सॉइल में यूज करेंगे। क्लियर है। एक नोट और लिखिए, ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कंपैरिजन के फॉर्म में, जेई वगैरह के एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूँ। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस म्यू ऑफ वाटर इज 0.0085 पॉइंट्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट 0.0085 पास्कल सेकेंड। सो एक लॉजिक यहाँ से सीधा आपको मिल रहा है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में और बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। टेम्परेचर अगर बढ़ती है, गाढ़ापन कमती है, मतलब विस्कोसिटी कम जाती है। तो रिमेंबर दिस लॉजिक ऑलवेज, स्टार पॉइंट। क्लियर है। तो ये था स्टोक्स लॉ, इस तरह से कुछ स्टोक्स लॉ यहाँ पे निकल के आती है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, जिसका हम इस क्लास में यूज करेंगे, मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्टोक्स लॉ यहाँ पर है इसका कुछ लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस क्या है ये भी हम देख लें।
लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ इन द सेंस कि जो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में स्टोक्स लॉ को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्टोक्स लॉ का एजम्पशंस है, बस अपना जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस का जो मेथड है, इन दोनों में कुछ टैली नहीं करता। तो जो टैली नहीं करेगा वो लिमिटेशंस है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल, मैं अगर पहला पॉइंट का डिस्कशन करूं तो डिस्कशन स्टार्ट लाइक दिस। एजम्पशंस लिया गया स्टोक्स लॉ के अंदर में कि जो पार्टिकल होना चाहिए वो ट्रूली स्फेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर हम कंसिडर करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब साइज लेस देन 75 माइक्रोन। तो इसकी जो पार्टिकल की शेप होती है ना, वो जनरली फ्लेकी इन नेचर होती है, वो ट्रूली स्फेरिकल नहीं होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो। समझ में आ रहा है? पार्टिकल इज नॉट ट्रूली स्फेरिकल। वो जनरली होता है फ्लेकी इन नेचर। फाइन ग्रेन सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपका फ्लेकी टाइप का होता है, स्फेरिकल नहीं होता है, या और कोई अदर शेप का। समझ में आ रहा बात? तो वो लिमिटेशन हो गया। दूसरा, यहाँ पे कंडीशन ये लगाई गई, स्टोक्स साहब ने ये बोला कि जो फ्लूइड मीडियम होना चाहिए जिसमें वो पार्टिकल सेटल कर रहा हो, दैट मस्ट बी इनफाइनाइट। बट यहाँ जो हम सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये सेडिमेंटेशन जार होता है, जैसे हाइड्रोमीटर होती है या फिर पिपेट मेथड में सेडिमेंटेशन जार होता है। एक छोटा सा वॉल्यूम होता है ना, जैसे एक कटोरा जैसा, कोई 1000 ml का जार, उस जार में पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो ये फ्लूइड मीडियम तो इनफिनाइट नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। इस तरह से कुछ कुछ और लिमिटेशन है। तो ये पहले इन दोनों को लिखिए। ओके, तो लिखिए, पार्टिकल शुड बी spherical in nature but in real particle of fine grained soil is flaky in nature। मतलब ये assumptions के अंदर है कि spherical, this is assumption बट रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी में पार्टिकल जो है फ्लेकी है, इस तरह का पतला पतला पार्टिकल है क्ले का, है ना। दिस इज रियल थिंग, फ्लेकी पार्टिकल्स। क्या समझे? पहला। दूसरा, मीडियम शुड बी इन्फिनाइटली लार्ज बट इन रियल जो एक्चुअल सेडिमेंटेशन हो रही है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन जार के अंदर हो रही है जो कि फाइनाइट डायमेंशन है, जिसका डायमेंशन आर फिक्स्ड। तो ये assumptions भी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है। तीसरा एक assumptions बता रहा हूं, वो स्टोक्स लॉ का assumptions है। सुनिएगा, जो यहाँ पार्ट स्टोक्स के अकॉर्डिंग, देखो सेडिमेंटेशन होता है ना जब पार्टिकल का, वो अलग अलग टाइप का सेडिमेंटेशन होता है। जनरली हमारे पास 3 कैटेगरी होते हैं सेडिमेंटेशन के। तो जो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है वो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट के केस के लिए वैलिड होता है। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट कहने का मतलब है, अब ये समझिए, मान लीजिए आपने 10 पार्टिकल लिया, 10 अलग अलग गेंद लिए, बॉल लिए, मान लो जो जो बॉल से क्रिकेट खेलते हो वही बॉल पकड़ा तुमने, 10 या 2 या 3 4 जितने भी, 1 2 3 4 बड़े बड़े पार्टिकल ले लिया हमने और सरफेस पे सभी को एक साथ छोड़ दिया। तो सभी पार्टिकल अपना अपना सेटल कर रहा होगा। मान लीजिए उसका पार्टिकल्स का वेट अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, तो अपना अपना एक सेटलिंग वेलोसिटी अचीव करके वो अपना अपना सेटल कर रहा होगा। डिस्क्रीट सेटलमेंट हो रही होगी, इंडिपेंडेंट सेटलमेंट ऑफ ईच पार्टिकल हो रही होगी, दैट इज योर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट। इसको हम बोलते हैं टाइप 1। समझ में आ रहा है? टाइप 1 सेडिमेंटेशन या फिर टाइप 1 सेटलमेंट, इन सब चीजों को पढ़ेंगे आप। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, है ना, क्योंकि वहां पे हमको पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए मेंस में, तो वहां पढ़ेंगे, वहां शॉर्ट नोट्स लिखवाएंगे। अभी जस्ट हल्का आइडिया दे रहा हूं। मान लो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुते छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। आपने क्या किया, जैसे मिट्टी का केस होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है यहाँ पे, तो आपने एक मिट्टी का, इतना मिट्टी उठाया, उसको फेंक दिया पानी में, है ना। एक, तो ये सेट, अब इसका सेटलमेंट होगा। तो मुझे ये बताओ कितना चांसेस है कि डिस्क्रीट सेटलमेंट हो? बहुत कम चांसेस है। क्यों होगा? कि यहाँ पे जो कोई दो पार्टिकल मिलके एक छोटा सा पार्टिकल गोल बना लेगा, फिर उसका सेटलमेंट होगा। पार्टिकल
अकुमुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के फिर एक बड़ा पार्टिकल बना के फिर सेटल करेंगे। ये चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। तो सॉइल के केस में जनरली डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग नहीं होता है ना। जनरली जो सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह भी होता है वहां पे डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग नहीं होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी जो सॉइल है वो एक परत के रूप में भी कभी कभी सेटल करे, या फिर थोड़ा थोड़ा सॉइल आपस में मिलके गुच्छे बना के वो फिर सेटल करे। ऐसा एक एक छोटा छोटा दाना अपना इंडिपेंडेंट सेटलिंग उसका हो रहा हो, ऐसा देखने को कमी मिलता है। तो ये एक एजम्पशंस यहाँ पे फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। स्टोक्स लॉ ने एज्यूम कर रखा है कि पार्टिकल पार्टिकल का जो सेडिमेंटेशन होना चाहिए वो डिस्क्रीट होना चाहिए, बट सॉइल के केस में जनरली होता नहीं है। सॉइल के केस में इन रियल टर्म्स जो सेडिमेंटेशन होती है, ऑब्जर्व जो किया गया है, वो टाइप 2 या टाइप 3 की कैटेगरी का ऑब्जर्व किया गया है। अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या होता है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। आप तो बस अभी स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। वहां पे आप समझ जाओगे, उसका प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन आ जाएगा, है ना। वहीं पे हमको समझना होता है ये टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, आइडिया तो मैंने दे ही दिया। या फिर एक लेयर बन के सेटल कर जाएंगे, या फिर छोटे छोटे ग्रुप बना के सेटल करेंगे, वो तो टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो स्टेटमेंट को लिखिए, स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग डिस्क्रीट सेटलमेंट बट इन एक्चुअल फाइन ग्रेन्ड सॉइल एग्रीगेट ड्यूरिंग सेटलमेंट। जो मैंने बोला, डिफरेंट पार्टिकल्स धीरे धीरे सेट करेंगे, लेकिन नीचे जाते जाते मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर एक बड़ा पार्टिकल बन के फिर वो सेटल करेगा। तो डिफरेंट पार्टिकल एग्रीगेट ड्यूरिंग सेटलमेंट। इट मीन्स स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर टाइप 1 सेटलिंग, ठीक है। जो टाइप 1 सेटलिंग है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स सेटलिंग, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, इसके लिए आपका वैलिड है स्टोक्स लॉ। बट सॉइल के केस में आपका जनरली डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है। सॉइल के केस में टाइप 2 एंड टाइप 3 सेटलिंग देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो एजम्पशंस है स्टोक्स लॉ का, तो यहाँ पर वैलिडेट नहीं होंगे, यहाँ ये वॉइड हो गया, नल हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये लिमिटेशंस है, और भी लिमिटेशंस है, देखते हैं। स्टोक्स साहब कहते हैं कि जो इन्फिनाइट मीडियम है उसमें जो पार्टिकल की सेडिमेंटेशन हो रही है, तो जब सेडिमेंटेशन हो रही है पार्टिकल की, ये मान लीजिए पार्टिकल है, तो इसके अराउंड अगल बगल जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है, इसके अगल बगल का जो फ्लूइड का फ्लो है, ये फ्लो लेमिनार होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए, है ना। लेमिनार फ्लो होना चाहिए। बट इन रियलिटी जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, तो ये जो फ्लूइड का फ्लो है अगल बगल, ये जनरली लेमिनार कंडीशंस में नहीं होता। एक्चुअली में वो लेमिनार कंडीशंस में नहीं होते, है ना कुछ टर्बुलेंस अपने को देखने को मिलता है। तो ये एक लिमिटेशन, बस ये। तो ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लिमिटेशन है, लेकिन एजम्पशंस आप ध्यान रखना, ये स्टोक्स आपका एजम्पशंस है कि जब एक पार्टिकल सेडिमेंटेशन हो रहा है, पार्टिकल का सेटल कर रहा है इन्फिनाइट फ्लूइड मीडियम में, इन्फिनाइटली लार्ज फ्लूइड मीडियम में, तो उसके अगल बगल जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेमिनार होना चाहिए। दैट इज योर एजम्पशंस। तो हम यहाँ पे लगा देंगे लिमिटेशन, मतलब एक्चुअली ड्यूरिंग आवर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जब हमारा क्ले पार्टिकल ना फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल सेडिमेंट करेगा, तो उसके अगल बगल का जो फ्लो है वो लेमिनार कंडीशन में एक्चुअली में हमको नहीं दिखता। हम ऐसा बोल देंगे। क्यों क्यों नहीं दिखेगा? अभी तो मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअली में जो सेडिमेंटेशन होता है मतलब अपना इधर टाइप 2 या टाइप 3 की कैटेगरी में होता है। तो ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो बड़ा साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो सेडिमेंट करेंगे तो अगल बगल जो फ्लो है वो टर्बुलेंट स्टेट में चला जाता है। फ्लो लेमिनार मेंटेन्ड हो, इसके लिए एक स्पेशल रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है। स्टोक्स साहब कहते हैं अगर आपका पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन, ध्यान से सुनना, 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में है, जो भी पार्टिकल जिसका सेडिमेंटेशन हो रहा है,
वो पार्टिकल अगर 0.2 माइक्रन से लेके 200 माइक्रन तक के साइज का है, तो वो अगर सेडिमेंट करेगा, सेटल करेगा, तो उसके अगल बगल का फ्लो होगा लेमिनार, और उस केस में स्टोक्स लॉ होगी वैलिड। बट अपना फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल लेस देन 75 माइक्रॉन इस रेंज में तो है, लेकिन दिक्कत क्या होगा, आपने छोड़ा पार्टिकल सॉइल को, छोड़ा फाइन ग्रेन सॉइल को, जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने टाइप 2 या टाइप 3 सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो एग्रीगेट कर जा रहा है ना, मिलके बड़े पार्टिकल बनाएंगे, फिर वो सेटल कर रहे हैं, तो फिर तब उस केस में फ्लो अगल बगल लेमिनार नहीं रहेगी, टर्बुलेंट कंडीशन में चली जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि स्टोक्स साहब ने एज्यूम किया है कि the flow around the particle must be laminar, but in our case here in sedimentation analysis जो एक्चुअल कंडीशन है कि फ्लो आपका लेमिनार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो सेडिमेंटेशन के टाइप के ऊपर वो लॉजिक लगा के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यूं अगर देखा जाए तो पार्टिकल तो अपना रेंज में ही है, बट सेडिमेंटेशन टाइप अलग है, इसलिए फ्लो टर्बुलेंट स्टेट में चला जाता है। सो अगेन दी assumption इज कॉन्ट्राडिक्टेड। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखेंगे अब अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। लिखिए, Stokes' law is valid only when flow around settling particle is laminar, but in actual it is not laminar. अब ये क्यों नॉट लेमिनार, आपको वो आइडिया लग गया होगा, मैंने डिस्कशन कर रखा है आपसे। द लेमिनार फ्लो कैन बी मेंटेन, ये स्टेटमेंट अब इंपॉर्टेंट है। द लेमिनार फ्लो, अच्छा ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन फ्लो अराउंड सेटलिंग पार्टिकल इज लेमिनार। ये सारा जो एजम्पशंस मैंने स्टोक लॉ का बताया, आपको एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा 4-5 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा एजम्पशन स्टोक लॉ का है, कौन सा नहीं है। उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और पूछेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में कौन, सॉइल का अगर क्वेश्चन होगा तो अलग से ये सारा जो मैंने लिमिटेशंस यहाँ पे लिखवाया है, एजम्पशंस लिखवा के स्टोक्स लॉ का लिमिटेशंस, इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर सॉइल ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो इन जनरल स्टोक्स लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, the laminar flow can be maintained when size of particle is in range of 0.2 micron to 200 micron, और अपना जो पार्टिकल साइज है 75 माइक्रोन, तो वो इस रेंज में तो आ ही जाता है। तो आप बोलोगे 75 माइक्रोन तो रेंज में है, तब तो उसके अराउंड फ्लो लिमिनार होना चाहिए, लेकिन सर आप बोल रहे हो बट इन एक्चुअल इट इज नॉट लिमिनार। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सेटलिंग जो है वहां डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग नहीं है, सेटलिंग अलग टाइप में है, टाइप 2 या टाइप 3 में। इसलिए है ना, ये पार्टिकल साइज जो मेंटेन होना चाहिए नहीं होकर इससे बड़े हो जाते हैं, या कभी कभी इससे छोटे रह जाते हैं, ऐसा होता है। तो द लेमिनार फ्लो कैन बी मेंटेन्ड व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल इज इन रेंज ऑफ 0.2 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। क्ले क्या होता है? लेस देन 2 माइक्रोन, है ना, तो 2 माइक्रोन से छोटा मतलब 0.2, तो उससे भी छोटा हो सकता है क्ले पार्टिकल हो, डेफिनेटली। लेस देन 2 माइक्रोन मतलब 2 माइक्रोन से जो छोटे हैं वो क्ले है, तब 2 माइक्रोन से छोटा तो कुछ भी हो सकता है ना, कितना भी छोटा। तो 0.2 माइक्रोन से अगर छोटा होगा तो फिर फ्लो लेमिनार नहीं होगा। 200 माइक्रोन से अगर बड़ा होगा तो फ्लो लेमिनार नहीं होगा। इस रेंज में अगर होगा तो फ्लो होगा लेमिनार। पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होना चाहिए डिस्क्रीट, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। अब देखिए, ये 2 माइक्रोन मतलब क्या है, इसको अगर एमएम के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट 0.0002 mm टू 0.2 mm, यही होगा। क्यों? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm होता है बाबू, इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर जो पार्टिकल साइज है वो 2 mm से बड़ा होगा तो क्या होगा, देखते हैं। If the size of particle is greater than 0.2 mm or 200 micron, then gravity acceleration occurs. Then accelerate करता है पार्टिकल during settling, means acceleration हो रहा है, मतलब F equal to external force उस पर अप्लाइड हो जाएगी, F equal to mass into acceleration, तो नेट फोर्स ऑन दी पार्टिकल विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा, तो सेटलिंग वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन है मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो हमको कांस्टेंट चाहिए, समझ रहे हो? तो ओके, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये कंडीशंस वैलिड नहीं होगा।
जहाँ स्टोक्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 0.2 mm और 200 माइक्रोन, देन ग्रेविटी एक्सेलरेशन अकर थ्रू आउट द सेटलमेंट ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो अराउंड द पार्टिकल। तो ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो अराउंड द पार्टिकल। टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होता है, वो हम बताएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, देखेंगे लिमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वहां पे ये डिफरेंस आपको और क्लीन कट वे में समझ में आएगा। ये स्टोक्स लॉ बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका जड़ है, क्योंकि वो पूरा फ्लूइड फ्लूइड जब पढ़ेंगे तब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का अगर बेसिक आपको नहीं मालूम, लेमिनार फ्लो की बेसिक्स नहीं मालूम, तो कीवर्ड ध्यान रखिए कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो होता है। टर्बुलेंट मतलब ज्यादा हलचल, लेमिनार मतलब शांत टाइप का। तो जो ज्यादा हलचल करेगा अगर कोई फ्लो, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो एनर्जी ट्रांसफर आदान प्रदान ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? वो चीज है। स्मूथ फ्लो मतलब आराम से शांति से वो फ्लो करता है, स्मूथली, धीरे धीरे मजे में, वो है लेमिनार फ्लो। ठीक है, बहुत तरह का कॉन्सेप्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह का। ठीक है, तो वहां देखेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में चीजों को देखेंगे। अभी कीवर्ड आप ध्यान रखना, और जो जितना मैं लॉजिक बता रहा हूँ। लेमिनार मतलब शांत टाइप का फ्लो, टर्बुलेंट मतलब हलचल वाला फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी ट्रांसफर अधिक होता है एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होता है इसलिए, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, एक लॉजिक लगाओ। एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है मतलब जो भी डिफरेंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो के केस में। तो एक पार्टिकल छोटा सा फ्लो होते हुए आ रहा है, मान लो दूसरे से टकराया, तो इसके पास जो एनर्जी था उस एनर्जी से वो दूसरे को टकरा दी, धक्का मारा। सोचो जैसे एक्सीडेंट होता है, कार, एक कार आई है दूसरे कार को धक्का मार दी, तो वो फिर आगे भाग जाता है। तो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से आ रही थी, टकराई दूसरे से, फिर वो आगे भागी, फिर वो आगे भागी, वो किसी और से टकराई, फिर वो आगे भागा। इस तरह का कोलिजन वगैरह होते रहता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में, आप ऐसा समझिए। तो इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो कांस्टेंट नहीं होता, जो कि सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्लियर? सो कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट बी अचीव, हेंस स्टोक्स लॉ इज नॉट वैलिड। किस केस में? जब पार्टिकल साइज आपका 0.2 mm और 200 माइक्रोन से ज्यादा हो। तो ये स्टेटमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोन, अगर पार्टिकल का जो साइज है वो 0.2 माइक्रोन से छोटा है तो क्या होगा? तो फिर ब्राउनियन मोशन होगा। ब्राउनियन मोशन मतलब जिग जैग टाइप का, पार्टिकल ऐसे 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 चलेगा, जिग जैग, जेड जैसा। मतलब इधर से चालू किया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, जिग जैग। इस तरह से धीरे धीरे, मतलब ऐसे सेटल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, धीरे 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 धीरे। तो ये अब होगा क्या ना, कि वो सेडिमेंट ही नहीं हो पाएगा, वो पार्टिकल सेटल ही नहीं कर पाता, सस्पेंशन में ही रह जाता है। तो जब पार्टिकल सेडिमेंट ही नहीं कर पा रहा है, वो सस्पेंशन में ही रह जा रहा है, मतलब वो छोटे पार्टिकल है ना, बहुत हल्के पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स, जब वो सेडिमेंट ही नहीं कर पा रहा है तो होगा क्या? सिंपल सी बात है, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ तो सेडिमेंटेशन के केस में वैलिड है। यहाँ पे पार्टिकल ही आपका सेडिमेंट नहीं कर पाएगा। तो इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोन, देन ब्राउनियन मोशन या जिगजैग motion of particle occurs, which does not allow particle to settle, and hence Stokes law is valid. इसलिए स्टोक्स लॉ आपका इस केस में भी वैलिड नहीं है। तो 200 माइक्रोन से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0.2 माइक्रोन से छोटा होगा तो क्या होगा, दोनों कंडीशंस मालूम है। और ऐसे पार्टिकल जिस केस में 0.2 माइक्रोन से छोटा है पार्टिकल, तो इस केस में स्टोक्स लॉ तो वैलिड नहीं है, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे ढंग से। तो अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस को आप यूज नहीं कर पाएंगे तो अदर कोई मेथड होना चाहिए इस तरह के सॉइल पार्टिकल में पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए, तो है, वो लिखिए आगे कौन है वो मेथड, लिखिए। Soil fraction having size less than 0.2 micron cannot be analyzed even by sedimentation analysis. Sedimentation analysis अप्लाई करके इसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना भी दिक्कत होने लगता है ऐसे सॉइल का जिसका साइज 0.2 माइक्रोन से छोटा है। क्ले, क्ले जो होती है ना, क्ले दैट इज लेस देन 2 माइक्रोन, बट यहाँ 0.2 माइक्रोन का बात चल रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस।
इस तरह के सॉइल के लिए वो, और वो मेथड का नाम आपको याद रखना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड। दीज आर इलेक्ट्रॉन से हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, बस वो देख के हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, हमारे पास ये मेथड होती है। समझ गए बात को? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ। तो अब ये जो स्टोक्स लॉ हमने देखा, अब ये सेडिमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमारे पास दो तरीके का होता है, एक है प्रीपेड एनालिसिस, दूसरा होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। लेकिन दोनों मेथड सेम है, एक जैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सैंपल प्रिपरेशंस जो खास करके वो तो सेम ही है। तो मैं, चलो अभी समझाते हैं उसको। सो प्रोसीड्यूर एंड सैंपल प्रिपरेशन इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। जो यहाँ से मैं बात करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल टर्म सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है आपका, वो दो तरीके से हम करते हैं, एक करते हैं पिपेट मेथड, दूसरा करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग तरह का मेथड है, ठीक है। तो लेकिन जो सैंपल प्रिपरेशन होती है, सॉइल सैंपल का जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो सेम होती है दोनों केस में। तो इसलिए हम एक हेडिंग के अंदर प्रोसीड्यूर एंड सैंपल प्रिपरेशन इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पिपेट मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर मेथड। इस तरह से अपना ये फ्लो अभी चलेगा, ठीक है। अब देखो सैंपल प्रिपरेशन के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, और टेस्ट प्रोसीड्यूर के बारे में मैं कुछ अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक बेसिक आइडिया दूंगा कि करते क्या है। बाकी डिटेल तो हम देखेंगे जब हम मेथड को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर क्या, सैंपल प्रिपरेशन पहले देखो क्या होता है। हम लगभग 12 से 30 ग्राम ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल लेते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल मतलब सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीप, सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीप। जो सॉइल फ्रैक्शन 75 माइक्रोन सीप से पास कर गया, उसका 12 से 30 ग्राम ड्राई सॉइल सैंपल हमको लेना है। ड्राई सॉइल सैंपल हम लेते हैं, 12 से 30 ग्राम सॉइल सैंपल आपने लिया, उसको हम पानी में मिला के स्टिर करेंगे और सस्पेंशन बना लेंगे, ठीक है। अभी कुछ आपको लिखना उखना नहीं है, मैं अलग से लिखवाऊंगा, अभी बस समझो। ये मान लो एक कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें हम सॉइल पुट कर दिए 12 टू 30 ग्राम, ठीक है, और स्टिर कर दिए, घुमा दिया, तो ये सस्पेंशन बन गया, ठीक है। अब ये जो सस्पेंशन है, अगर आप पिपेट मेथड करोगे तो हमको 500 ml का सस्पेंशन चाहिए होता है। अगर हम हाइड्रोमीटर मेथड को यूज करके टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको 1000 ml का सस्पेंशन चाहिए होता है, मतलब आधा लीटर 1 लीटर। दिस इज योर सस्पेंशन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से सजा के बहुत अच्छे तरीके से लिखवा दूंगा सारा कुछ। समझ में आ रहा है? अभी बस समझो, ये मिटाने वाला हूं मैं, समझाने के लिए बताया। तो ये हो गया आपका सैंपल तैयार, ठीक है। ये जो 12 टू 30 ग्राम ऑफ सॉइल है, ये कौन सा सॉइल है? फाइन सॉइल, सॉइल पासिंग, लालच आ रहा होगा कि लिख लेंगे, नहीं जरूरत है। सॉइल पासिंग 75 माइक्रॉन सीव, ठीक है। ड्राई सॉइल होना चाहिए। ये आपका सॉइल स्पेसिमेन है, और ये बन गया आपका सैंपल, है ना, सस्पेंशन। ये जो चीज यहाँ पे मैंने दिखाया, ये क्या दिखाया? स्टिर कर दिए, स्टिर मतलब हलचल पैदा कर दिए, स्टिर कर दिए, अच्छे से मिक्सअप कर दिए जो सॉइल पार्टिकल्स है और पानी को, तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में बन गया। तो घुल मिल गया पूरा, क्ले पार्टिकल इधर उधर सब जगह, क्ले सिल्ट पार्टिकल सारे के सारे इधर उधर घुल मिल गए। अब इस सस्पेंशन को सेटल करने के लिए अलाउ करेंगे। वी विल अलाउ दिस सस्पेंशन टू सेटल। सेटल किस चीज का होगा? सेडिमेंटेशन होगा या फिर सेटलिंग होगा, किसका? उन पार्टिकल्स, वो सॉइल पार्टिकल्स का जो आपने इसमें मिक्सअप किया है। फिर एक कोई फिक्स्ड लेवल हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये एक पर्टिकुलर लेवल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स का सेटलिंग वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करके किसी तरह से एट ए फिक्स्ड लेवल, हम वो सेटलिंग वेलोसिटी से फिर रिलेट करेंगे कि वो पार्टिकल किस साइज का है। कैसे देखो, मान लो अगर पार्टिकल साइज बड़ा
तो जल्दी जल्दी सेटल कर रहा होगा। अगर पार्टिकल साइज छोटा, वो प्लेट में एक पर्टिकुलर, मान लो ये लेवल जैसे फिक्स कर दिया है तुमने, ये लेवल, आपने ये लेवल फिक्स कर दिया, आप इसी लेवल पे ऑब्जर्वेशन लोगे, तो कोई बड़ा पार्टिकल है तो वो जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाएगा, कोई छोटा पार्टिकल तो वो लेट में पहुंचेगी। समझ रहे हो? तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन लेके हम पार्टिकल साइज को रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे अभी हर एक में। पिपेट मेथड में फॉर्मूला बताएंगे, हाइड्रोमीटर में भी फॉर्मूला बताएंगे, तो वो फॉर्मूला अलग से बताएंगे। अभी बस वो कॉन्सेप्ट समझो, हम किस तरह से पार्टिकल साइज को, मतलब पार्टिकल साइज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल साइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सॉइल का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सॉइल का सस्पेंशन बना के कर रहे हैं, है ना। मतलब ये सस्पेंशन समझो ना, ये पानी था, उसमें लगभग 12 से 30 ग्राम आप तुमने क्ले पार्टिकल मिलाया या फिर सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल मिलाया, तो क्या अंतर हो गया? कुछ ज्यादा अंतर हो गया क्या? नहीं। तो ये एक तरह का लिक्विड जैसा ही है, एक तरह का ये लिक्विड जैसा ही है ना। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोमीटर मेथड होता है, उसमें से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लेते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, इस पे हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर व्हाट, टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये 100 ml 1000 ml का जो सस्पेंशन है, ये क्या लिक्विड नहीं है? लिक्विड ही तो है ना। तो यही जो हम टेस्टिंग करेंगे वो हाइड्रोमीटर के केस में, तो आपको हम अपने को जो फॉर्मूला निकलता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला निकलता है, डिराइव करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था। अब इसमें देखो, हम सैंपल जब प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है प्री ट्रीटमेंट, दूसरा होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ। एक होता है प्री ट्रीटमेंट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। दूसरा होता है पोस्ट ट्रीटमेंट, बस सुनो, कान में रखो बात। प्री ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, ये जान लो बाबू पहले। प्री ट्रीटमेंट हम करते हैं, प्री ट्रीटमेंट हम कब करते हैं? सॉइल को, ये जो 12 से 30 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल लिया था, इसको ये पानी में डालने से पहले, मतलब बिफोर मेकिंग सस्पेंशन, प्री ट्रीटमेंट। सस्पेंशन बन जाने के बाद जो ट्रीटमेंट दोगे, पोस्ट ट्रीटमेंट। समझ गया स्टेटस? समझ गया कब कब करना है प्री ट्रीटमेंट, कब करना है पोस्ट ट्रीटमेंट, क्यों करना है? अब वो बात सुनो। प्री ट्रीटमेंट हम करेंगे दो चीजों के लिए। अगर मान लीजिए सॉइल में आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो वो हमको रिमूव करनी है, तब जाके हम टेस्टिंग करेंगे। अगर सॉइल में कैल्शियम कंपाउंड है, वो हमको रिमूव करनी है, तब जाके हम टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए हम करते हैं प्री ट्रीटमेंट। कुछ केमिकल्स होता है, हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स को यूज करके हम वो जो 12 से 30 ग्राम ऑफ सॉइल स्पेसिमेन है, उसमें वो केमिकल को यूज करके 1230 ग्राम ऑफ जो सॉइल स्पेसिमेन है, अगर उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है तो वो रिमूव करवा देंगे। अगर कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट है तो ये केमिकल को यूज करके वो भी रिमूव करवा देंगे। तो ये हो गया आपका प्री ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? देखो, यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जब तुम पानी में डालोगे, स्टीर कर दोगे, तो जब सेडिमेंट होगा, है ना, तो मैंने बोला था डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आके, मतलब मिल जाएंगे, उनमें भाईचारा बढ़ जाएगा। जब वो अटैच हो जाएंगे, बॉन्डिंग हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक जगह पे, तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक, फ्लॉक फॉर्मेशन। तो वो फ्लॉक बनाएगा, एक बड़ा पार्टिकल बनेगा, फिर वो सेटल कर रही होगी। तो ऐसे कंडीशंस में तो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा ना। तो उसको, उस नियम को कम से कम वैलिडेट करवाने के लिए, नहीं भी कम से कम उसके करीब करीब रहने के लिए, हम यहाँ पे ये जो एक्शन होगा फ्लॉक फॉर्मेशन वाला, इसको नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? डीफ्लोकेटिंग एजेंट्स का यूज करेंगे सस्पेंशन में। मतलब ये जो सस्पेंशन हम बनाए हैं, उसमें हम कुछ डीफ्लोकेटिंग एलिमेंट्स या एजेंट हम डाल देंगे, जिस कारण से ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आपका जो पार्टिकल है वो उसका डिस्क्रीट पार्टिकल सेडिमेंटेशन हो, ये सुनिश्चित हो, ब्लॉक फॉर्मेशन ना हो, नहीं तो वो टाइप 2 टाइप 3 कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए हम डीफ्लोकेटिंग एजेंट यहाँ पे मिला देंगे। तो ये होती है आपकी पोस्ट ट्रीटमेंट। लॉजिक क्लियर है? इतना करने के बाद फिर अपना जो प्रोसीड्यूर होता है पिपेट मेथड का, वो अप्लाई करते हैं, जो फार्मूला निकलता है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग पार्टिकल साइज एनालिसिस हो जाता है। फिर सेम यही सैंपल को कंसिडर करते हैं 1000 ml फॉर हाइड्रोमीटर एनालिसिस। जो भी अपना हाइड्रोमीटर का इक्विपमेंट है उसको यूज
यूज करके हम निकाल लेते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस, मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की कितना परसेंटेज किस साइज का पार्टिकल है। बेसिक समझ में आया, बैकग्राउंड समझ में आया। अब ये सब जो बातें मैंने आपको बताया सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, आप लिखिए, डिक्टेट कर देता हूँ, चाय पीजिए, लिखिए आराम से। इट इज डन आइदर बाय पिपेट मेथड और बाय हाइड्रोमीटर मेथड, बोथ आर बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, दोनों स्टोक्स लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट, ए ड्राई सॉइल सैंपल, चाय ठंडी हो गई थी मेरी। ए ड्राई सॉइल सैंपल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये पूछता है, ये डेटा इसलिए लिखवा रहा हूँ, 12 से 30 ग्राम इज एडेड इन वाटर टू फॉर्म, पहला ये भी डेटा पूछता है। 500 ml सस्पेंशन पिपेट मेथड के लिए, 1000 ml का सस्पेंशन हाइड्रोमीटर मेथड के लिए। अमाउंट ऑफ पार्टिकल या फिर जो सॉइल है यूज्ड वो सेम है, ड्राई सॉइल सैंपल, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन बन रही है दो अलग अलग वॉल्यूम की बन रही है, 500 ml बन रही है पिपेट मेथड के लिए, 1000 ml सस्पेंशन बन रही है हाइड्रोमीटर मेथड के लिए। दी ड्राई सॉइल सैंपल जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल एनालिसिस है तो मस्ट पास थ्रू 75 माइक्रोन सीप। जो सस्पेंशन बनाओगे उसमें जिसको जैसे ही वो सैंपल को पानी में डालोगे, सॉइल सैंपल को, उसके बाद उसको स्टीर करना है, ऐसे ऐसे चलाना है, स्टीर करना, अच्छे से मिलाना है, स्टीरिंग बोलते हैं, है ना। तो सस्पेंशन इज स्टीर्ड पहले एंड पार्टिकल्स आर देन अलाउड टू सेटल, उसके बाद पार्टिकल को हम सेटलिंग के लिए अलाउ कर देंगे। जब पार्टिकल्स को हम सेटलिंग के लिए अलाउ करेंगे तो जैसे ही अलाउ कर दिया तब टाइम नोट, तब से हम समय का मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है, वो जब हम मेथड देखेंगे पिपेट मेथड और हाइड्रो मेथड, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हम पिपेट मेथड में क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे, हाइड्रोमीटर मेथड में क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे, ये उस मेथड का स्पेसिफिकेशन है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे कोई एक करस्पॉन्डिंग साइज के मतलब कोई एक करस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर कितना है इन दैट सॉइल सैंपल, समझ गए। तो ये चीज होती है, फाइनली सम ऑब्जर्वेशंस आर टेकन टू फाइंड परसेंटेज फाइनर देन करस्पॉन्डिंग साइज। ये क्या ऑब्जर्वेशंस लेंगे ये हम मेथड में डिस्कस करेंगे, पिपेट में क्या लेंगे, हाइड्रोमीटर में क्या लेंगे, मेथड स्पेसिफिक, ओके। बट लेकिन याद करो कहानी, मैंने बताया था कि ये ऑब्जर्वेशंस लेने से पहले, है ना, हम दो तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, एक अप्लाई करते हैं प्री ट्रीटमेंट, दूसरा अप्लाई करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट के बारे में लिख लेता हूँ। प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करने का मकसद क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट है तो उसे रिमूव कर दो, कैल्शियम कंपाउंड है तो उसे रिमूव कर दो। पोस्ट ट्रीटमेंट अप्लाई करने का मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सस्पेंशन बनाने के बाद, जो सस्पेंशन बन रही है वो बनाने के बाद सस्पेंशन में केमिकल्स मिलाते हैं तो एज ए डिफ्लोकेटिंग एजेंट, है ना, कि फ्लॉक फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन फ्लॉक फॉर्मेशन ना हो। दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स, है कि नहीं, क्लियर कट यहां तक। तो प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट लिखें, लिखा जाए साहब, लिखा जाए, लिखिए। बट बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग टू ट्रीटमेंट आर डन फॉर सॉइल्स। प्री ट्रीटमेंट लिखना चालू करिए, सॉइल में कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड, ब्रैकेट में जिप्सम, which may affect the true settling velocity of inorganic solid grains of siltent clay। कैसे चिपक जाएंगे उसके ऊपर, पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका जो ट्रू सेटलिंग वेलोसिटी वो इनऑर्गेनिक केवल एक सिल्ट के दाने का होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल्स चिपकने के कारण पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी अफेक्ट हो गया, है ना। तो वो चीज हमको नहीं चाहिए, हमको उसका ट्रू सेटलिंग वेलोसिटी उस इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड का चाहिए of silt and clay। Therefore, before preparing suspension, soil is given pre-treatment। ये चीज कब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सस्पेंशन बनाने से पहले, मतलब जो सॉइल है ड्राई सॉइल मास उसी में। प्री ट्रीटमेंट बाई व्हाट, बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाम याद रखना है,
क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड करेंगे विच कैरी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐड करने के कारण जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। whereas for calcium compound 0.2 normal hydrochloric acid HCl, for calcium compound 0.2 normal HCl is added to soil, added to soil to remove calcium compound। ठीक है, याद रहेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड 0.2 नॉर्मल HCl, कितना कितना ऐड करना है उससे मतलब नहीं है, ऐड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए। क्वांटिटी यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी सेकंड वाले में याद रखना। पोस्ट ट्रीटमेंट तो वो तो ऑर्गेनिक एंड कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करवाने के लिए था। अब बात करेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट। तो पोस्ट ट्रीटमेंट हम कब अप्लाई करेंगे? सस्पेंशन बन जाने के बाद, डिफ्लॉक करने के लिए, है ना। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 500 और 1000 ml सस्पेंशन। सॉइल ब्रैकेट में सिल्ट एंड क्ले में फॉर्म फ्लॉक ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, ड्यू टू विच साइज ऑफ पार्टिकल में इंक्रीज। सो टू ब्रेक दिस फ्लॉक, उस फ्लॉक को तोड़ने के लिए सम डिस्पर्सिंग एजेंट और डिफ्लोकेटिंग एजेंट इज एडेड। जनरली सोडियम सॉल्ट आर यूज्ड एज डिस्पर्सिंग और डिफ्लोकेटिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? सोडियम सॉल्ट, जैसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या है? सोडियम सॉल्ट। इनका आप सोडियम क्लोराइड, है ना, इनका यूज किया जाता है एज ए डिफ्लोकेटिंग या डिस्पर्सिंग एजेंट। लेकिन हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, अकॉर्डिंग टू IS 2720 कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग जो बात है हमको वो ध्यान रखना है और वही चीज ऐड करना है। 33 ग्राम ऑफ, ये स्टेटमेंट एकदम याद रखना, जहर स्टेटमेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 33 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड 7 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, टोटल कितना हो गया? 33 प्लस 7 40 ग्राम, है ना, जिसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है और आपका 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है। बी मिक्स्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर दीजिए 1 लीटर पानी में। अब वो जो मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से स्टीर वगैरह कर दो, उसका 25 ml, उस मिक्स का 25 ml आपको लेना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। 25 ml of this solution is added in suspension for post treatment। 25 ml, है ना, उस मिक्स का 25 ml आपको ऐड करना है पोस्ट ट्रीटमेंट में, चाहे वो पिपेट के लिए कर रहे हो या हाइड्रोमीटर के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए ऐड कर दीजिए 25 ml, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए बात को? टोटल 40 ग्राम, जिसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 1 लीटर पानी में मिक्सअप किया, वो जो सोल्यूशन बना उसका 25 ml ऐड कर दिया, जो सस्पेंशन है 500 ml या 1000 ml का, उसमें हो गया डिफ्लोकेटिंग एजेंट ऐड हो गया, तो वो फ्लॉक फॉर्मेशन होने नहीं देगा। अब सेडिमेंटेशन आराम से होगी। जो आइडियल कंडीशंस हमने स्टोक्स लॉ में बना रखे थे, डिस्क्रीट पार्टिकल सेडिमेंटेशन होना चाहिए, फ्लो लिमिनार होना चाहिए, वो सारा नियर बाई इक्वल वैलिडेट हो पाएगा और टेस्ट रिजल्ट जो निकलेंगे वो कम एरर वाले निकलेंगे, मतलब, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर कोशिश करने, मतलब टेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रिसाइज। इसलिए वो उनका जो एजम्पशंस है, आइडियल कंडीशंस, वही चीज यहाँ पे फॉर्मुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इन सब चीजों ये प्रयत्न किया गया, प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, है कि नहीं। सो दिस इज योर प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। तो ये यहां तक दोनों मेथड के लिए वैलिड है। कौन सा? हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड, दोनों के लिए यहां तक वैलिड है। अब यहां से आगे अपन चलेंगे एक एक करके, पहले पिपेट मेथड में चलेंगे, फिर हाइड्रोमीटर मेथड में चलेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, एक एक मेथड हम इसके बाद पढ़ेंगे। एक एक मेथड के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दोनों मेथड में एक साथ ही पढ़ा दूंगा, पिपेट मेथड भी और हाइड्रोमीटर मेथड भी। ऑल द बेस्ट।